बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर एनाटॉमी को, जिसमें हमने सरफेसेस, बॉर्डर्स और एनाटॉमिक रिलेशंस पढ़े थे, डायमेंशंस ऑफ द हार्ट पढ़ी थी, ठीक है, पोजीशन क्या थी हार्ट की, और स्टेथोस्कोप के लिए जो प्लेसमेंट पॉइंट्स हैं जिसको असल्टेशन पॉइंट्स कहा जाता है उसके बारे में बात की थी। फिर चैम्बर्स पे डिस्कशन हुई और ईच वेल्व पे डिस्कशन हुई कि विच वेल्व जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एनाटॉमिकल प्रॉपर्टीज, क्लिनिकल रेलेवेंस हर स्लाइड में जाके हमने डिस्कस कर ली थी। फिर कंडक्शन सिस्टम पे गए, ब्लड सप्लाई पे गए और नर्व सप्लाई पे गए थे। और हमने आपको टास्क भी दी थी फॉर यूर ओन लर्निंग पर्पजेस के लिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो है पेरिकार्डियम, उसकी स्ट्रक्चर, अप्लाइड एनाटॉमी, फिर फीटल सर्कुलेशन होगा, उसके बाद दोबारा इस पे टास्क आपकी होगी, फिर हम मेजर वेसल्स पे जाएंगे और इस तरीके से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एनाटॉमी इन टर्म्स ऑफ एनेस्थीसिया रिलेशंस वो जो है हम फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। वी स्टार्ट फ्रॉम द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से हम स्टार्ट कर लेते हैं और पेरिकार्डियम की जो है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और लेयर बाय लेयर उसको स्टडी करते हैं। सो मेजर इसकी दो लेयर्स हैं, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है और दूसरा सेरस पेरिकार्डियम है। फाइब्रस पेरिकार्डियम बेसिकली आउटर होता है, थिकर होता है और टफ होता है, ठीक है ना, और हार्ट को एक फिक्स पोजीशन पे रखता है। सेरस पेरिकार्डियम जो है इसको आप पेराइटल लेयर भी कह सकते हैं। उसके फिर दो लेयर्स हैं, एक पेराइटल लेयर है, फिर विजरल लेयर है। विजरल लेयर मतलब होता है कि ऑर्गन के डायरेक्शन पे, ऑर्गन की तरफ पे हो, जिसको हम यहाँ पे एपिकार्डियम कहेंगे, ठीक है ना, जो हार्ट के बिल्कुल ऊपर होता है। फिर एपिकार्डियम और पेराइटल लेयर के दरमियान जो है फिर हमारे पास फ्लूइड भी होगा, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हमारे लिए काफी क्या नाम है, क्लिनिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जो आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये बेसिकली आपकी जो सेरस मेम्ब्रेन है, दिस वन, इस सेरस मेम्ब्रेन की ये जो दोनों लेयर्स हैं, एक पेराइटल लेयर होगी और एक विजरल लेयर होगी, जिसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, यानी विजरल लेयर को। इन दोनों के दरमियान आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा और ये 15 to 50 ml जो है ऑलमोस्ट इसका वॉल्यूम होता है। और इसका फायदा क्या है, ऑब्वियस बात है कि कुशन करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है और हार्ट को एक्सपेंशन में हेल्प देता है, लुब्रिकेट भी करता है, ठीक है, हार्ट की ज्यादा एक्सपेंशन को भी प्रिवेंट करता है और मीडियास्टिनम में हार्ट को फिक्स रखने के लिए भी काम आता है, ठीक है। फिर हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी which is also similar है, पेरिकार्डियल कैविटी 20 to 50 ml of serous fluid और lubrication, जिसे आप कह देते हैं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे है, ठीक है। और इसी को पेराइटल एंड विजरल लेयर्स के दरमियान वाली स्पेस भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, साइनसेस हैं, दो साइनसेस आपको मिलेंगे, एक ट्रांसवर्स साइनस मिलेगा, एक ओब्लिक साइनस मिलेगा पेरिकार्डियम पे। अब जो ग्रेट आर्टरीज हैं आपकी, यानी एओर्टा है, उसका बिल्कुल बेस है, और ग्रेट वीन के बिल्कुल फ्रंट पे आपको जो है पहले ट्रांसवर्स साइनस मिलेगा और फिर ओब्लिक साइनस जो है वो आपको लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल जो रेसेस हैं उनके पीछे मिलेगा, ठीक है ना। अभी जो दोनों हमारे पास साइनसेस हैं इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो जो पहले ट्रांसवर्स साइनस है वो आप देखोगे एंटीरियर पे उसके एओर्टा आएगा, ठीक है ना, एओर्टा आएगा, और जो एओर्टा है एसेंडिंग एओर्टा, और पोस्टीरियर पे उसके जो है आपके जो सुपीरियर वेना केवा है वो आ जाएगी, यानी इन दोनों के दरमियान वाली जगह, एओर्टा, एसेंडिंग एओर्टा और सुपीरियर वेना केवा के दरमियान वाली जगह जहाँ पे फिंगर ब्लड की इंसर्शन हो सकती है, इस जगह पे आपको क्या मिलता है, ट्रांसवर्स साइनस मिलता है। ये वो जगह है जहाँ पे कार्डिक सर्जन जो है एओर्टा को क्लैम्प करते हैं ड्यूरिंग, क्लैम्प करने का मतलब ये है कि एओर्टा को क्लॉग कर लेते हैं, क्लास की तरह लगा लेते हैं और एओर्टा बंद हो जाता है, और ये कार्डिक सर्जरी में किया जाता है। ओब्लिक जो है वो लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल पीछे है, ठीक है, और इसके जो बाउंड्रीज हैं ओब्लिक के लिए तो वो आप लोग नोट कर लें। ओब्लिक के लिए इंटीरियर पे उसके लेफ्ट एट्रियम मिलेगा आपको, ओब्लिक साइनस के लिए इंटीरियर पे, यानी जो ओब्लिक साइनस है इट इज बेसिकली पोस्टीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम एंड फोर पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। फिर इसी साइनस के पोस्टीरियर, यानी साइनस के बिल्कुल पोस्टीरियर पे हम जाएं तो पेरिकार्डियम आपको मिलेगा,
और फाइब्रस पेरिकार्डियम मिलेगा, उसके साथ लाइनिंग होगी, और इसकी शेप जो है वो आपको यू शेप मिलती है। ठीक है, अब फंक्शन इनका क्या है? फिक्स करता है हार्ट एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, बैरियर करता है अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कार्डिक टेम्पोनेट जो है ये डेवलप होता है तब जब आपको कोई इंजरी होती है जिसमें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन होती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उस जगह पे, या आपकी प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, जो पल्मोनरी इफ्यूजन जो हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है कि मीडियास्टिनम जो रीजन है, जो कैविटी है, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डिक टेम्पोनेट डेवलप होता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कार्डिक टेम्पोनेट अलग अलग है। आपको जानना है कि इन दोनों में क्या है डिफरेंस। मेन जो इनका इशू है वो क्या क्रिएट करता है? कार्डिक फिलिंग जो है, यानी डायस्टोलिक जो डायस्टोल है वो प्रॉपर नहीं होता है। दैट मीन्स कि लेट्स से दिस इज योर हार्ट, हार्ट के बाहर जो है प्रेशर ज़्यादा है और अंदर प्रेशर कम है, हार्ट के चैम्बर्स के अंदर प्रेशर कम है। तो जब बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना भी ब्लड आएगा वो इजीली फिल नहीं हो पाएगा, यानी इसको आप कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से, कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से ज़्यादातर होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, जिसमें हार्ट पूरा डायलेट नहीं हो पाता और ना ही फिल हो पाता है। इनको समटाइम्स जो हम कहते हैं कि सब्सिफाइड अप्रोच इन्होंने एक लिखी हुई है क्लिनिकल रेलेवेंस पे, पेरिकार्डियोसेंटीसिस। कभी कभी ये होता है कि हम पेरिकार्डियल इस कार्डिक टेम्पोनेट को, या जो टेंशन न्यूमोथोरिक्स है उसको रिलीव करने के लिए क्या करते हैं? पेरिकार्डियोसेंटीसिस करते हैं। सिफाइड प्रोसेस की जगह एक कैथेटर या एक नीडल पास की जाती है जो डायरेक्टली रीच करती है इनटू द पेरिकार्डियल स्पेस, और पेरिकार्डियल स्पेस में जो एक्सेसिव प्रेशर है वो सारा के सारा क्या हो जाता है? बाहर की तरफ निकलने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंटीसिस। ठीक है, ये कब करते हैं? व्हेन देयर इज टेंशन न्यूमोथोरिक्स, पेरिकार्डियो कार्डिक टेम्पोनेट टाइप की चीजें हों और एक्सेसिव टेंशन डेवलप हो रहा है विद इन द कैविटी अराउंड द हार्ट, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके लिए मेमोरी लेन ये है कि ट्रांसवर्स साइनस जो है वो टनल शेप का है, टी फॉर द टनल, जबकि ओब्लिक जो है वो पॉकेट शेप्ड होगा। ब्लाइंड है, यानी आपको नजर नहीं आ रहा होता है। क्यों नजर नहीं आ रहा होता? कि ये आपके लेफ्ट एट्रियम के बिल्कुल पीछे होता है। अब टेम्पोनेट फिजियोलॉजी आपको समझनी होगी कि प्री लोड डिपेंडेंट होगा। प्री लोड क्या होता है? कि जो सप्लाई ब्लड की हार्ट को वापस आ रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम फिक्स रखोगे, सही है। इसी हिसाब से हमें एनेस्थेटिक ड्रग चेंज करनी होती है, फ्लूइड स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी होती है। यानी कार्डिक टेम्पोनेट हो गया या कोई भी ऐसा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं हो रही, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को क्या कहा जाता है? इसकी वजह से जो शॉक डेवलप होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ठीक है ना, वॉल्यूम तो नॉर्मल है बंदे का, लेकिन हार्ट तक वॉल्यूम पहुंच नहीं रहा जो पहुंचना चाहिए था। इस टाइप की कंडीशन को ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन में हम फ्लूइड थेरेपी जो है बहुत ही एहतियात से करते हैं। ठीक है, वेज़ोडाइलेशन आपने अवॉइड करनी है, मायोकार्डियल डिप्रेशन भी आपने इसमें अवॉइड करनी होती है। पेरिकार्डियोसेंटीसिस जो है या पेरिकार्डियल विंडो रिलाई ऑन साइनस एंड स्पेस एनाटॉमी फॉर सेफ इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेजेक्टरी। यानी अगर आप पेरिकार्डियोसेंटीसिस करना चाहते हैं या आप कोई पेरिकार्डियल अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं प्रोसीजर के लिए, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट जब प्लेस करते हो, जैसे हमने बात की एओर्टिक क्लैंप की, किसकी? एओर्टिक क्लैंप। एओर्टिक क्लैंप जो है हम कहाँ पास करते हैं? एओर्टा के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये ट्रांसवर्स एक मतलब कैंचिनुमा होती है, जो इसका एक हिस्सा जो होता है वो ट्रांसवर्स साइनस के साथ होते हुए गुजरता है। तो एओर्टिक क्लैंपिंग के लिए या किसी और भी प्रोसेस के लिए आपको एग्जैक्ट एनाटॉमी एंड ट्रेजेक्टरी का पता हो। ठीक है, अब पेरिकार्डियम अक्सर जो है ओपन थोरेसिक सर्जरी में, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी जो है उसमें ओपन होता है पेरिकार्डियम, तो उसी हिसाब से हमने एनेस्थीसिया मैनेजमेंट भी प्लान करनी होती है। डेप्थ में मैं नहीं जा रहा क्योंकि आपका सिर्फ एनाटॉमी से इस वक्त ज्यादा ताल्लुक है। अब आते हैं फीटल सर्कुलेशन, द मेजर थिंग
कि फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हमें एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं, ठीक है ना। अब फीटल सर्कुलेशन जो है नॉर्मल हार्ट उसका नहीं होता इनिशियली। इनिशियली उनका हार्ट जो है एक लंप सा होता है एस शेप का, जिसमें जो है एट्रियम, वैसे उसके लिए अलग नाम है, इसी तरीके से वेंट्रिकल के लिए भी अलग सा नाम होता है। जब एक ही चैम्बर होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, दरमियान में जो है फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी प्रोग्रेशन होती है इनटू नॉर्मल एनाटॉमिक हार्ट, इस तरह के हार्ट में, तो उसमें ये हो जाता है कि जो ओपनिंग होता था, जो ओपनिंग था ट्यूब का, इस तरह ट्यूब शेप थी, ये जो ओपनिंग दरमियान में था, ये बेसिकली आ जाता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। इसी ओपनिंग को क्या कहते हैं हम? फोरामेन ओवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल कहते हैं। अब फोरामेन ओवेल क्या करता है? लंग्स को बाईपास करता है। कैसे बाईपास करता है? वैसे तो नॉर्मली जाना ही चाहिए कि राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाए? राइट एट्रियम से ब्लड चला जाए राइट वेंट्रिकल में, लेकिन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो जा रहा होता है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जा रहा होता है। पर बात यह है कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम ब्लड कब जाता है? व्हेन फोरामेन ओवेल इज ओपन। बच्चा जब पैदा हो जाता है, टर्म डिलीवरी होती है, तो ये फोरामेन ओवेल नेचुरली क्लोज हो जाता है। अगर ये ओपन रह जाता है तो होता यह है कि जो राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स अप होके बच्चे को दोबारा सप्लाई हो रहा है पूरे बॉडी में, ठीक है। अब हमारे पास और दो डक्ट्स हैं, एक डक्टस वीनस है और एक डक्टस आर्टरियोसिस है। अब डक्टस वीनसस जो है ये बेसिकली इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा को बनाता है, ठीक है ना। अब ये सीधा जाएगा आपका आईवीसी में और लीवर को बाईपास करेगा, यानी मदर से ब्लड जाएगा इनटू डक्टस वीनसिस और डक्टस वीनसिस से सीधा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में शामिल हो जाता है, लीवर इसमें बाईपास हो जाता है। जबकि डक्टस आर्टरियोसिस क्या करता है? डक्टस आर्टरियोसिस में भी यही है कि एओर्टा जो है, एओर्टा और यहाँ पे जो डिसेंडिंग एओर्टा, इस जगह से हमारी कुछ ब्रांचेस जाती हैं, उनको ब्रोंकियल ब्रांचेस कहा जाता है। और एक हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है कि कहाँ से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से निकलती है। अब डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होता है कि वो पल्मोनरी ट्रंक के साथ एओर्टा को कम्युनिकेट करता है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जबकि एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे दोबारा मिक्सअप हो रही होती है। ये भी विद पैसेज ऑफ टाइम एंड टर्म डिलीवरी पे ये क्या हो जाता है? ये भी क्लोज हो जाता है, यानी आपका जो क्या नाम है, फोरामेन ओवेल भी क्लोज होना चाहिए, डक्टस आर्टरियोसिस भी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब जरा डायग्रामेट्रिकली आते हैं। डायग्रामेट्रिकली देखें, दिस द अपर सेक्शन इज ऑफ द मदर, ठीक है। ये मदर की लीवर है और यहाँ पे आप आ जाएं, दिस वन इज बेसिकली दिस वन इज योर प्लेसेंटा, ठीक है। और ये रीजन जो है आपकी अम्बलाइकस का है। अब जरा देखें, मदर से ब्लड आएगा, ठीक है, थ्रू अम्बलाइकल वीन। मदर से ब्लड आएगा, वो कहाँ जाएगा? अम्बलाइकल वीन के थ्रू जा रहा है, ठीक है। रेड कलर इज फॉर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें समझना होगा कि यूटेरिन विसल्स, अम्बलाइकल कॉर्ड और अम्बलाइकल वीन, अम्बलाइकल आर्टरीज, इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब मदर से ब्लड जाएगा, मदर का जो ब्लड है थ्रू एओर्टा, ये यहाँ पे आप देखें ये एओर्टा है, इस एओर्टा के थ्रू ये शामिल होगा इनटू द यूटेरिन आर्टरीज, ठीक है। यूटेरिन की आर्टरीज में जाएगा। अब यूटेरिन आर्टरीज आगे जाके प्लेसेंटा में जब दाखिल होती हैं, वहां पे अपना जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को डिफ्यूज करती है, तो वो अम्बलाइकल कॉर्ड को देती है। अब यहाँ पे जो यूटेरिन आर्टरीज हैं जो मदर की हैं, उनमें आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा है। अब वही यूटेरिन आर्टरीज जाके प्लेसेंटा में जब दाखिल होती हैं तो अम्बलाइकल कॉर्ड में आर्टरी भी है, वीन भी है, तो अम्बलाइकल कॉर्ड में ये किसके साथ मिलता है? अम्बलाइकल वीन्स के साथ मिल जाता है। अब चूंकि यूटेरिन आर्टरी का जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बलाइकल वीन में जाएगा, यही अम्बलाइकल वीन फीटस के हार्ट को ब्लड देगी,
फीटस के हार्ट को कैसे देगी, आईवीसी के थ्रू देगी, और कौन सा वीनस होगा, डक्टस वीनस साइनसेस के जरिए से, ठीक है। उसके जरिए से फीटस को जो है वो ब्लड मिल जाता है मदर से यूटेरिन आर्टरी, यूटेरिन आर्टरी से अम्बिलिकल वीन, फिर फीटस को ब्लड मिल गया। फीटस से वही सर्कुलेशन फोरामेन ओवेल भी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर भी है, एओर्टिक भी है, पल्मोनरी जो आपका डक्टस आर्टरियोसिस है वो भी है, ठीक है ना। मैं फीटल हार्ट ड्रा करता हूँ यहाँ पे। लेट्स से एक फीटल हार्ट जो है ऑलमोस्ट जो है उसका शेप बन चुका है। यहाँ पे अभी उसका फोरामेन ओवेल बंद नहीं हुआ। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। इस जगह पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ब्लड अम्बिलिकल वीन के थ्रू आना था आईवीसी के थ्रू, यानी आईवीसी को कौन दे रहा है, डक्टस वीनसेस दे रहा है। तो डक्टस वीनसेस लीवर को, फीटस के लीवर को बाईपास करके सीधा राइट एट्रियम को देगा। अब राइट एट्रियम में मिक्सअप होगी जब तक ये फोरामेन ओवेल, ये वाली जगह फोरामेन ओवेल जब तक ओपन है, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल में भी ब्लड जाएगा। फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड एज वेल एज लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों को ब्लड जा रहा है। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू जो है ब्लड डिफ्यूज होगा, पुश होगा। अब एओर्टा, अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी तो आगे एओर्टा के साथ कम्युनिकेट कर रही है बच्चों में, फीटस में, और वो है आपका डक्टस आर्टरियोसिस। यानी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी कम्युनिकेट करती हैं फीटस में थ्रू डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है, और इस जगह पे भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है, ठीक है। सो मदर से एओर्टा के थ्रू ब्लड जाएगा कहाँ, यूटेरिन आर्टरीज में, और वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड के अम्बिलिकल वीन्स में जाएगा। अब अम्बिलिकल वीन्स जो है क्या करेंगी, बच्चे को ब्लड सप्लाई देंगी। अब ये फीटस तक तो पहुंच गया, फीटस के हार्ट तक। अब जो हमारा जो क्या नाम था, डक्टस वीनसिस था, ये तकरीबन 70% ब्लड को बाईपास करता है और लीवर को छोड़ के चला जाता है। बाकी 30% लीवर के थ्रू जाता है, फीटस के लीवर के थ्रू। इसी तरीके से जो डक्टस जो फोरामेन ओवेल है, इसमें 60% ऑफ द ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, बाकी जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ये तरतीब होती है। तो ये तो आ गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बच्चे से वापस जाएगा वो कैसे जाता है, तो वो ऐसे जाता है कि बच्चे में जो ब्लड था उसको रिप्लेस करना या जो भी है वो क्या होता है, अब रिवर्स में जाएगा। अब रिवर्स में कैसे जाएगा, अब यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। किसमें होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके किसको देंगी, प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा से फिर दोबारा जो मदर की यूटेरिन है उसकी जो वीनस सप्लाई है उसको मिलेगा, ठीक है। अब मदर की यूटेरिन जो वीन्स हैं उनको जब मिल जाता है, या पोर्टल वीन्स जो है उनको मिल जाता है, फिर दोबारा हेपेटिक सर्कुलेशन हो जाती है, ठीक है। अगेन ये मिलेगा, यूटेरिन की वीनस ड्रेनेज मिलती है कहाँ पे, हेपेटोपोर्टल वीनस सिस्टम में जाती है, और वहां से जाके ये हेपेटोसाइट्स के थ्रू और देन पास होती है इनटू द इंफीरियर वेना केवा ऑफ द मदर, ठीक है ना। ये बेसिक ब्लड सप्लाई है। अब तरतीब इसकी चेंजेस जो है वो क्या होती हैं, फर्स्ट ब्रेथ जो है उसमें लंग्स एक्सपेंड होती हैं, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। राइट लेफ्ट राइजिंग लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फोरामेन ओवेल क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। सो नॉर्मली जैसी ही बर्थ हो जाती है तो फोरामेन ओवेल जो है क्लोज होने लग जाता है। किस वजह से, कि एट्रियल जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है उसके ज्यादा होने की वजह से। एक किस्म से ये फोरामेन ओवेल भी जो था फीटल एज में एक किस्म से वेल्व था। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की प्रेशर का डिफरेंस है। जब भी लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होगा तो राइट एट्रियम ऑटोमेटिकली फोरामेन ओवेल को क्लोज करने लग जाएगा। और इसी तरीके से जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने लग जाता है तो डक्टस आर्टरियोसिस की मजीद जरूरत नहीं पड़ती। डक्टस आर्टरियोसिस कहाँ पे था,
एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान शंट क्रिएट कर रहा था या कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, शंट बोलते हैं अब बाईपास या शॉर्ट पैसेज को बोलते हैं। ठीक है, तो डक्टस आर्टरियोसिस जो है लिगामेंटम आर्टरियोसिम एंड डक्टस वीनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डक्टस आर्टरियोसिस लिगामेंटम आर्टरियोसम में और डक्टस विनोसिस जो है वो लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अम्बिलिकल विसल्स जो है वो फाइब्रस लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो आपको नाफ या अम्बिलिकस की शक्ल में आप देखते हैं बच्चों में, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रहा होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आसानी के लिए 3 शंट्स 2 बाईपास, 3 शंट्स हैं 2 बाईपास है। एक शंट आपका डक्टस वीनस का शंट है फीटल सर्कुलेशन में, एक फोरामेन ओवेल शंट है और तीसरा आपका डक्टस आर्टरियोसिस शंट है। इसमें होता क्या है, दोबारा इनको रिपीट कर देता हूं। डक्टस वीनस क्या करता है, लीवर को बाईपास कर रहा है, शॉर्टकट ले रहा है। फोरामेन ओवेल क्या करता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को देता है, हालांकि इसको देना चाहिए था ज्यादातर ब्लड राइट वेंट्रिकल को, बट इंस्टेड ये मोस्ट ऑफ द ब्लड किसको देता है, लेफ्ट एट्रियम को दे देता है। इसी तरीके से डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान शंटिंग क्रिएट करता है। ठीक है, क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है कि जब भी ये इनमें कोई भी शंट जब ओपन होता है, खासकर फोरामेन ओवेल वाला और दूसरा जो डक्टस आर्टरियोसिस वाला है, यहाँ पे आपको अक्सर बच्चे जो पैदा होते हैं तो वो क्या होते हैं, या तो हाइपोक्सिया में होते हैं या एसिडोसिस में होते हैं, या उनका जो स्किन है ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कुछ कहते हैं कुछ वो, लेकिन वो और उसकी काजेज और भी हैं, तो हम उसको नॉर्मली कहते हैं कि दिल में उसके सुराख होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी जो टिप्स है फिंगर्स की, लिप्स हैं, नेल्स, ईयर लोब्स, ये क्या होते हैं, साइनोज्ड होते हैं। तो ये हमारे लिए इंडिकेशन होती है कि बच्चे में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो चुका है, मिक्सअप हो चुका होता है। ठीक है ना। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यहां पे 2 टर्म्स लिखे हैं, एक पीडीए है और एक पीएफओ है। जब आपका फोरामेन ओवेल एक्टिव रहता है इवन आफ्टर बर्थ, फोरामेन ओवेल ओपन है, तो इसको बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल, यानी आपका फोरामेन ओवेल जो बंद होना चाहिए था वो अभी भी एक्टिव है। पेटेंट बोलते हैं एक्टिव को, ओपन होने को बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसका मतलब ये है कि जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो कम्युनिकेटिंग विसल्स थी जो शंटिंग करती थी वो अभी भी एक्टिव है और शंटिंग हो रही है, उसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो इसके लिए प्रोसीजर किया जाता है, शंट रिवर्सल करते हैं। ठीक है ना, और इनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी कहा जाता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज वो डिजीज है जो बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों में एसिडोसिस को भी अवॉइड करना है, हाइपोक्सिया को भी अवॉइड करना है। जैसे आपको ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि ऑक्सीजन की जो टेंशन ज्यादा हो जाती है, तो टेंशन से मतलब है कि प्रेशर ज्यादा होना और पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना विद इन द ब्लड, तो इसकी वजह से ये विसल ओपनिंग्स जो हैं ये बंद होती हैं। तो हमें हाइपोक्सिया को अवॉइड करना है, एसिडोसिस को भी अवॉइड करना है। और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी कुछ फोरामेन ओवेल के ओपन रहने की वजह से न्यूरो सर्जरी में जो सिटिंग पोजीशन में की जाती है उसमें एयर एम्बोलिज्म के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। अब आप लोगों के लिए टास्क है, आप खुद इसको करें, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ना भेजें। आपने फीटल सर्कुलेशन का चार्ट बनाना है, अम्बिलिकल वीन, डक्टस वीनसेस, फोरामेन ओवेल, इन सब चीजों को लेबल करना है और फिर उनके थ्रू पैसेज ड्रा करना है कि कैसे ब्लड फ्लो जा रही है। ठीक है, और पोस्ट नेटल से मतलब ये है कि पैदाइश के बाद इनमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी डक्टस वीनसेस है, अम्बिलिकल वीन यानी अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टरियोसिस एंड अम्बिलिकल आर्टरीज, ये किस चीज में कन्वर्ट होती हैं आफ्टर द बर्थ। ठीक है, वो भी आपने बतानी है। पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस बच्चों में क्यों गिरता है, यू हैव टू लर्न दिस। और डायरेक्शन का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आपने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। मेजर विसल्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेजर विसल, सबसे बड़ी मेजर विसल हमारी क्या है, एओर्टा है। और फिर एओर्टा की आगे जाके हमने ब्रांचेस देखनी है। एओर्टा डिवीजन है उसकी, असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा।
फिर आपको पता है कि असेंडिंग एओर्टा से आपको क्या मिलेंगी एट द बेस जो है आपको राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जिसे हम एओर्टिक साइनस कहते हैं, एओर्टिक साइनसिस कहते हैं, एक लेफ्ट एओर्टिक साइनसिस है और एक राइट एओर्टिक साइनसिस है। इन दोनों से आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी मिलेगी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी ये आपको मिल जाएंगी जो हार्ट को सप्लाई करेंगी। आर्क ऑफ एओर्टा से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक मिलेगा आपको, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिलेगी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी मिलेगी। जबकि जो राइट कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन को या हार्ट को सप्लाई करती है, जो राइट कैरोटिड आर्टरी है वो बेसिकली निकलती है आपके राइट सबक्लेवियन से। किससे निकलती है? राइट सबक्लेवियन से निकलती है। तो आर्क ऑफ एओर्टा में आपको क्या क्या मिलेगा? ये आपका आर्क ऑफ एओर्टा है, आप इसमें स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है जो ब्रेकियलिस मसल्स हैं और सेफेलिक से मतलब हेड की तरफ भी जा रही हैं। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बिल्कुल बेस से निकलती है। इसी तरीके से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो बिल्कुल सबक्लेवियन के जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है उसके स्टार्ट से निकलती है। ठीक है ना? तो आप लोगों को ये चीज मद्देनजर हो कि राइट जो है वो डायरेक्ट एओर्टा से नहीं निकलती बल्कि वो सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है। राइट कैरोटिड आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर एओर्टिक आर्ट फर्दर पोस्टीरियर जा रहा होता है, ये इंटीरियर पे नहीं आएंगे। ये जैसी इंटीरियर फ्रॉम द हार्ट तो निकलते हैं लेकिन हार्ट के पोस्टीरियर फिर ये ट्रेवल करता है along द ट्रेजेक्टरी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के ट्रेजेक्टरी पे जाता है। तो जहां पे वर्टिब्रल कॉलम की ट्रेजेक्टरी पे इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है ना? अब जब ये डायाफ्राम को क्रॉस कर लेता है तो इस डिसेंडिंग एओर्टा को हम फिर क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं। ठीक है। फिर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कौन सी ब्रांचेस कहाँ कहाँ से निकल रही हैं। ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा से क्या ब्रांचेस हैं? थोरेसिक एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा का पहला पार्ट जो है वो थोरेसिक एओर्टा है चूंकि वो थोरेसिक केज के अंदर है। फिर डिसेंडिंग एओर्टा का दूसरा पार्ट जो डायफ्राम से नीचे है उसको हम एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं और उसकी डिविजन्स क्या क्या हैं। ठीक है। और वो ब्लड सप्लाई किधर करती है? हर एक आर्टरी के नाम से आपको अंदाजा होता है कि ये आर्टरी किस जगह को ब्लड सप्लाई करती है, तो आप इसको इजीली समझ सकोगे। फिर अब आप जब बॉटम पे पहुंच जाते हैं, एलियकस रीजन या फ्लैंक रीजन में पहुंच जाते हैं, एब्डोमिनल रीजन में जो किडनी के लेवल, किडनी से थोड़ा सा नीचे का लेवल बनता है, तो यहाँ पे आपकी एओर्टा जो है वो बाइफर्केट हो जाती है। ठीक है। फिर एलियक आर्टरी, कॉमन एलियक आर्टरीज बनाता है लेफ्ट एंड राइट। फिर लेफ्ट एंड राइट एलियक आर्टरीज जो है एक्सटर्नल और इंटरनल एलियक आर्टरीज में कन्वर्ट होती हैं और इसी तरीके से फीमोरल आर्टरीज और बाकी आर्टरीज जो हैं आपकी जो लोअर लिम्स को सप्लाई करती हैं वो बनती जाती हैं। ठीक है। अब मेमोरी के लिए आपको क्या मिलेगा कि आर्क जो है राइट टू लेफ्ट, यहां पे आपका बिग कैरियर स्टार्ट, ये आपके लिए निमोनिक है। बिग कैरियर स्टार्ट्स का मतलब यह है कि ब्रेकियोसेफेलिक, कैरोटिड लेफ्ट कॉमन और सबक्लेवियन लेफ्ट ये आ जाएंगी। एब्डोमिनल मिड लाइन से आपको क्या मिलेगा? ब्रांचेस सेलियक सेंड्स रियल गुड इनकम, यानी सेलियक ब्रांचेस होंगी। फिर आपको क्या मिलेंगी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एसएमए, रीनल एंड गोनेडल आर्टरीज मिलेंगी और आपको आखिर में क्या मिल जाएगा? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये आपको मिल जाएंगे। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? कभी कभी हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी होती है, तो कभी कभी नहीं, मोस्टली ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं तो आपने नॉर्मली देखा है बीपी कफ लगा के करते हो। इसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। लेकिन सिवियर केसेस में जहां पे हाइपोवॉल्यूमिया या काफी सिवियर रिस्की पेशेंट हो तो उसमें हम इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं जिसमें हमें बीट बाय बीट ब्लड प्रेशर का पता चलता है, बीट बाय बीट ब्लड प्रेशर का और वॉल्यूम पैरामेट्रिक्स का भी पता चलता है और उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट भी करते हैं। तो उसके लिए हमें मेजर आर्टरीज की जरूरत होती है जिसमें हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? फीमोरल आर्टरी यूज करते हैं। ठीक है। रेडियल आर्टरीज भी समटाइम्स यूज हो चुकी हैं, मोस्टली रेडियल आर्टरीज और फिर फीमोरल आर्टरीज। मैं उस पे नहीं जाना चाहूंगा कि हम इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, विच इज नॉट आवर कंसर्न इन दिस टॉपिक। लेकिन आर्टरीज के थ्रू ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना, ये क्या कहलाता है? इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक है।
अब हमने ये लेवल देखना है लैंडमार्क्स के लिए कि एओर्टिक बाइफर्केशन कहाँ पे होती है, L4 के लेवल पे, जो L3 L4 स्पाइनल लेवल पे है, और न्यूलॉक्सियल ब्लॉकेड हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो एओर्टिक बाइफर्केशन L4, L3 और L4 इन दोनों के दरमियान। अब R1 ब्रांच का जो है मैंने पहले भी बता दिया कि आपके ब्रांच के नेम से आपको पता चलेगा कि ये सप्लाई कहां को कर रही। हेड तक कौन सी आर्टरी जा रही है, मेजर आर्टरी ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट एंड राइट है। राइट जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, लेफ्ट डायरेक्टली एओर्टिक आर्च से निकलती है। ये डिफरेंस है दोनों का कॉमन कैरोटिड आर्टरी का। जो राइट है वो ब्रेकियो, इससे पहले मैंने थोड़ा सा गलत बोला, यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जो राइट है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलेगी कैरोटिड आर्टरी, जबकि लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी जो है वो फॉर डायरेक्टली एओर्टिक आर्क से निकलेगी। अब ये बाइफर्केट हो जाते हैं। बाइफर्केट से मतलब एक आर्टरी है दो में डिवाइड हो जाएगी। कहां पे डिवाइड होंगी, एट द सर्विकल वर्टिब्रा नंबर 4, उसके लेवल पे इंटीरियरली दो में, एक बनेगी इंटरनल कैरोटिड और एक बनेगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इन दोनों में डिवाइड हुई। अब कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी, ये आपने देखना है। जहां पे भी बाइफर्केशन हो रही है कैरोटिड आर्टरी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, एक ये पॉइंट है और एक कैरोटिड साइनस वो वाली जगह है जहां से ये आर्टरीज निकल रही है। मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं। आपका आर्क ऑफ एओर्टा से ब्रेकियोसेफेलिक राइट वन, इसके यहां से आपको क्या मिलेगा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और आर्क ऑफ एओर्टा से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। अब यहां से जो निकल रही है इस जगह पे भी, और इसके अलावा जहां पे ये बाइफर्केट हो रही है इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज, इस जगह पे भी आपको कैरोटिड साइनसेस मिलेंगे, जिसमें दो किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। एक कैरोटिड साइनस होगा, एक कैरोटिड बॉडी होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग होगा। कैरोटिड साइनस में बैरोरिसेप्टर्स होंगे और कैरोटिड बॉडी में कीमोरिसेप्टर्स होंगे। अब ये वही बैरोरिसेप्टर्स हैं जो आपके हार्ट रेट को और बीट्स को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है, ठीक है ना, या रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया का डेवलप होना, तो वो यहां से है। जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली सेंसिटिव है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होता है तो आपका बॉडी जो है रिस्पायरेटरी रेट एंड हार्ट रेट को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज क्या करता है कि फेस और स्कैल्प को जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं उनको सप्लाई करता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है नेक में तो ब्रांचेस नहीं है, लेकिन ब्रेन में जाके ये फिर फर्दर ब्रांचेस देता है, ठीक है ना। ब्रेन को, ऑर्बिट को और डीप जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको सप्लाई करता है। फिर जो सबक्लेवियन आर्टरी है आपकी, दोनों राइट एंड लेफ्ट बोथ हो, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फिर डिवाइड होते हैं इनटू 3 पार्ट्स। स्केलेनस इंटीरियर, ठीक है, स्केलेनस इंटीरियर की वजह से जो 3 ब्रांचेस हैं, एक वर्टिब्रल ब्रांच है, एक थायरो सर्विकल ट्रंक है और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, ये ब्रांचेस आपको मिलती हैं। अच्छा, अब इस जगह पे हमें ये आपके लिए नोमानिक लिखा हुआ है, निमोनिक को समझें, आप इसको खुद रीड कर लें। यहाँ पे जरा देखें, क्लिनिकल रेलेवेंस दिया है कि कैरोटिड साइनस, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बैरो रिफ्लेक्स को जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट कराता है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन काज करता है। ये कैरोटिड साइनस के थ्रू होता है। इंटरनल जुगुलर वीन जो है वो कैरोटिड आर्टरी के बिल्कुल लेटरल साइड पे होती है, यानी आपके नेक के मिडल तरफ जाएं तो कैरोटिड आर्टरी होगी, और अगर हम इसके थोड़ा सा लेटरल चले जाएं तो हमें क्या मिलेगी, इंटरनल जुगुलर वीन मिलेगी। अब ये इंटरनल जुगुलर वीन हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, इसी इंटरनल जुगुलर वीन को हम इस्तेमाल करते हैं सीवीपी के लिए, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन को प्लेस करने के लिए, या सेंट्रल वीनस कैथेटर को प्लेस करने के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या होता है कि हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या बताता है हमें, आर्टरी का बताता है कि आर्टरी क्या कहाँ पे है, बस उसके लेटरल हम क्या कर लेते हैं, अपना जो है कैथेटर पास करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड सीवीपी लाइन प्लेसमेंट के लिए या कैनुलेशन ऑफ द इंटरनल जुगुलर वीन, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैरोटिड आर्टरी को एज अ लैंडमार्क, ठीक है ना। और फिर हमने एक और बात भी की कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसकी पोजीशन हमें क्या बताती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, कि सबक्लेवियन वीन कहाँ पे है। अगर हम इनके इस इंटरनल जुगुलर की बजाय
इंटरनल जुगुलर वीन की बजाय सबक्लेवियन वीन में हम इस्तेमाल करें, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा? सबसे पहले सबक्लेवियन आर्टरी को आइडेंटिफाई करना होगा, और यही सबक्लेवियन आर्टरी हमें सब सुप्रा क्लेविकुलर प्लेक्सस ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक के लिए भी एक किस्म से आइडेंटिफिकेशन मार्क है। ठीक है। अब अपर और लोअर लिम्स की जो आर्टरीज है, एक्सेलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी के आसपास जो एक्सेलरी आर्टरी आती है वो आगे जाके कंटिन्यू होकर हम इसको ब्रेकियल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है। और यही राइट सबक्लेवियन से आगे के कंटिन्यू होती है। अब यही एक्सेलरी आर्टरी हमें एक्सेलरी रीजन और एक्सेलरी नर्व ब्लॉकेट के लिए फायदा देती है और लैंडमार्क्स प्रोवाइड करती है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए। ठीक है ना। आज यहाँ पे ह्यूमरल सरकमफ्लेक्स है, बेसिकली ये एक्सेलरी आर्टरी की ब्रांच है जो ह्यूमर्स के ऊपर सरकमफ्लेक्स आर्टरी बनाती है और सप्लाई देती है, पूरे ह्यूमर को सर्कुलेट करती है। ठीक है। फिर आती है डीप ब्रेकियल और आगे जाके एल्बो से थोड़ा सा ऊपर ब्रेकियल ब्रांच बनाती है। फिर ब्रेकियल जो है एल्बो वाली जगह पे ये क्या करती हैं? बाइफरकेट करती हैं इनटू अल्नर कोलैटरल, रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज, इसकी तरफ चला जाता है। ठीक है ना। सो लोअर लिम्ब में आपको क्या मिलेंगी? लोअर लिम्ब के लिए हमने देखा था कि जब एओर्टा बाइफरकेट हो जाती है, वहां पे जाके ये क्या बनाती थी? राइट एंड लेफ्ट कॉमन एलियक आर्टरी। फिर वो आगे जाके मजीद बाइफरकेट होती थी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल जो है वो बेसिकली क्या देती है आपको? फीमोरल आर्टरी। और यही मेजर आर्टरी है जिसको हम कभी कभी यूज करते हैं इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए। सॉरी, इसको मैं इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग IBP। और इसके अलावा समटाइम्स वी यूज रेडियल आर्टरी एंड आल्सो वी यूज फीमोरल आर्टरी फॉर बोथ अदर पर्पसेस व्हिच इज कॉल्ड ABGs, यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस लेने के लिए। फीमोरल आर्टरी जो है फीमोरल ट्रायंगल के थ्रू पास होती है और एबडक्टर केनाल के थ्रू जाती है। ठीक है ना। और फिर जाके आपके लोअर लिम्स को बाकी ब्रांचेस देती है। फिर यही फीमोरल आर्टरी आगे जाके पॉप्लिटियल रीजन में, यानी घुटने के जो पीछे रीजन है उसको पॉप्लिटियल आर्टरी बना देती है, वो जाके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज में कन्वर्ट होती है। फीमोरल ट्रायंगल में क्या क्या आता है? इंग्विनल लिगामेंट्स हैं, sartorius ligaments एंड एबडक्टर लॉन्गेस्ट मसल्स हैं। ठीक है। sartorius मसल्स एंड एबडक्टर लॉन्गेस्ट मसल। कंटेंट इसमें क्या होगा? फीमोरल नर्व मिलेगी, फीमोरल आर्टरी मिलेगी, फीमोरल वीन मिलेगी और फीमोरल केनाल मिलेगा, जिसके थ्रू ये तीनों चीजें पास होती हैं। ठीक है। अब इन्हीं आर्टरीज को हम चेक करते हैं कि कोलैटरल अल्नर फ्लो मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहा जाता है एलेंस टेस्ट। ठीक है। एलेंस टेस्ट क्या है? अब जब भी हमें रेडियल आर्टरी का ब्लड लेना होता है या रेडियल आर्टरी के थ्रू कैनुलेशन करनी होती है, तो हमें ये देखना हमारे लिए जरूरी है कि आया रेडियल आर्टरी तो मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूं, आया बाकी हैंड को अल्नर फ्लो मेंटेन हो रही है। तो इस टाइप के टेस्ट को क्या कहा जाता है? एलेंस टेस्ट कहा जाता है। ठीक है। फीमोरल आर्टरी लार्ज बोर एट्रियल एक्सिस प्रोवाइड करता है, मतलब रेडियल की निस्बत फीमोरल थोड़ा सा लार्जर है डायमीटर में, और फीमोरल नर्व ब्लॉक के लिए हमें लैंडमार्क्स भी देता है। ठीक है। पॉप्लिटियल और टिबियल वेसल जो हैं लोअर लिम्ब के रीजनल एनेस्थीसिया, यानी पॉप्लिटियल नर्व ब्लॉक, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉप्लिटियल नर्व ब्लॉक। अब पॉप्लिटियल नर्व कहाँ पे है? बिल्कुल पॉप्लिटियल आर्टरी के लेटरल साइड पे होती है। तो इस वजह से हम इस पॉप्लिटियल रीजन को भी, पॉप्लिटियल आर्टरी को भी एज अ लैंडमार्क यूज कर सकते हैं फॉर अल्ट्रासाउंड गाइडेड या इवन ब्लाइंडली गाइडेड पॉप्लिटियल नर्व ब्लॉक। अब मेजर वीनस क्या है वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि सबसे मेजर जो है आपकी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, जिन तक पूरी बॉडी से ब्लड आता है। ठीक है। थोरेसिक में एजाइगस वीनस सिस्टम है जो थोरेसिक वॉल को सुपीरियर वेना केवा में खाली करता है। एब्डोमिन में क्या होता है? पोर्टल वीनस सिस्टम है जो आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स यानी गट से ब्लड को विद न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है इनटू द लीवर। रीनल, हेपेटिक एंड गोनेडल वीन्स जो है वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में जाती हैं। पोर्टल वीनस पहले लीवर से होते हुए जाके इंफीरियर वेना केवा में ओपन होता है। लिम्स जो है वो क्या अपर लिम्स की सेफेलिक वीन है, बेसिलिक वीन है, और फिर एक्सेलरी वीन आगे जाके सबक्लेवियन वीन, और सबक्लेवियन वीन से जाके ब्रेकियोसेफेलिक या सबक्लेवियन या उससे जाके आगे कहाँ चली जाती हैं? इनटू द सुपीरियर वेना केवा। लोअर लिम्ब का क्या है? ग्रेट एंड स्मॉल सिफेनस वीन,
ये बेसिकली स्टार्ट होती है आपके जो टखने हैं, कैल्केनियस जो है, सॉरी मेलियोलस है, उन रीजन से स्टार्ट होता है और इस तरह ऊपर जाते हैं सेफेनस वेन, ग्रेट और स्मॉल दोनों। फीमोरल में ड्रेन होते हैं, फीमोरल से एलियक वेन में ड्रेन होते हैं, एलियक वेन से ये ड्रेन होते हैं इनटू इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। क्लिनिकल रेलेवेंस अगेन वही बात है कि सेंट्रल वीनस कैथेटरलाइजेशन के लिए इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन आपके जो हेड एंड नेक रीजन है वहां से ब्लड लेकर आता है। फीमोरल वेन को भी हम कैथेटराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन के लिए। सेफेलिक हो गया और बेसिलिक वेन हो गई, इनको हम नॉर्मल जो रूटीन में हम आईवी कैनुलेशन करते हैं, कैनुला लगा लेते हैं, ये हमारा कॉमन है। ठीक है। वन लंग वेंटिलेशन जब की जाती है, वन लंग हमारे पास जब थोरेसिक प्रोसीजर होते हैं, मतलब एक लंग में प्रोसीजर चल रहा है तो दूसरे लंग के थ्रू हम पेशेंट को जो है क्या कर रहे थे, ऑक्सीजनेट कर रहे थे, इसको कहा जाता है वन लंग वेंटिलेशन। तो इसमें थोरेसिक्स और सर्जिकल प्रोसीजर और थोरेसिक सर्जिकल एनेस्थीसिया में एजाइगस सिस्टम की एनाटॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। आप लोगों के लिए अगेन टास्क है इसी हवाले से फॉर योर लर्निंग कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। आर्टीरियल पाथवे बनाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल रेडियल आर्टरीज की तरफ जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल से रेडियल आर्टरी तक इस पाथवे को बनाओ, क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्या बनाना है। ठीक है। और इसी दौरान में जितनी भी विसल्स आ रही हैं, ब्रांच ऑफ कर रही हैं, उन सब के नाम लिखने हैं। ठीक है। फिर वीनस जो ग्रेट सिफिनस वीन है उसकी एक्चुअल लैंडमार्क कहां से स्टार्ट होती है, वहां से आप राइट एट्रियम तक आ रहे हो, इस दौरान जितनी भी विसल्स आती हैं उन सब के नाम लिखें, वीन्स के। ठीक है। ये मैनिक्विन वाला तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें कैथेटराइजेशन करनी पड़ेगी, वो फिर एक किस्म से हम प्रैक्टिकल बेस में करेंगे। अब सरफेस लेवल मालूम, सरफेस लेवल का मतलब ये कि एओर्टिक बाइफर्केशन कहां पे होती है, वो हमने ऑलरेडी बताया था कि L4 और L3 के दरमियान होती है, वर्टिब्रल लेवल के बेसिस पे। अब तक हमने क्या क्या सीखा, इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा, क्लिनिकल क्या चीजें हैं, क्या क्वेश्चन आपके क्लिनिकल आ सकते हैं, तो वो आपके सामने है कि पेशेंट अंडरगोज लेरिंगोस्कोपी डेवलप सडन ब्रेडिकार्डिया, कौन सी स्ट्रक्चर और नर्व जो है इस रिफ्लेक्स को एक्सप्लेन करती है, आपने आंसर करना है। ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंटरनल जुगुलर वेन कैनुलेशन which vessel lies medial to the internal jugular vein, why is this clinically important, कौन सी वेसल, इन्होंने ये नहीं लिखा हो कि आर्टरी वेन, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आर्टरी है या वेन है, ये मैं ऑलरेडी लेक्चर में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। Which anatomical landmark determines the ideal type position of central venous catheter and why? न्यूनेट जो है वो साइनोटिक हो चुका है आफ्टर बर्थ कुछ घंटों के अंदर अंदर, ठीक है ना, लेकिन फीटल शंट कुछ क्लोजेज हैं, लेकिन आपने बताना है कि फिर भी कुछ ना कुछ साइनोसिस हो रही है, ये क्यों हो रही है। और एडल्ट रेमनेंट, रेमनेंट का मतलब ये होता है कि ये जो शंट जो रह गया था वो किस चीज में कन्वर्ट होगा और आपकी बॉडी में एक किस्म से अननेसेसरी पार्ट रह जाता है। किस वर्टिब्रल लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा बाइफरकेट करता है, और न्यूरोक्सियल एनेस्थीसिया यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों। ये आपके आंसर्स हैं। और एनेस्थीसिया कोरिलेशंस को आप दोबारा इसको समराइज कर लें। कार्डिक चैम्बर्स एंड वॉल्स, कंडक्टिंग सिस्टम, कोरोनरी एनाटॉमी, कार्डिक प्लेक्सस, पेरिकार्डियम, फीटल सर्कुलेशन, एओर्टा एंड मेजर आर्टरीज और मेजर वेन्स, उनकी क्लिनिकल रिलेवेंस है। एंड थैंक यू।